एक ऐसी फिल्म जो 1962 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी की सरलता और सहजता ही है जिससे इसको ऑस्कर ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन अवार्ड से नवाजा है। मूवी का नाम है ग्रीन बुक। रंग भेद, नस्लवाद का दर्द जो इस मूवी में देखने को मिलता है शायद ही और कहीं देखने को मिले। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं टोनी लिप को, जो बेसिकली एक इटालियन है और न्यूयॉर्क के एक क्लब कोपा कबाना में बाउंसर की जॉब करता है। बचपन में बहुत ही बातूनी होने की वजह से इसके नाम के आगे लिप लगा था। टोनी अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है। क्लब कोड तोड़ने वालों को और क्लब में दंगा करने वालों को कैसे दूर रखना है ये टोनी अच्छे से जानता है। क्लब में रेनोवेशन के चलते टोनी और क्लब का बाकी स्टाफ 2 महीने के लिए बेरोजगार हो जाता है। अगले दिन टोनी के घर 2 ब्लैक लोग कुछ छोटी मोटी मेंटेनेंस के लिए आते हैं। उसकी वाइफ डलोरिस, जो ब्लैक और व्हाइट्स में फर्क नहीं करती, उन्हें ग्लासेस में कुछ पीने को देती है। उनके जाने के बाद टोनी उन ग्लासेस को फेंक देता है, जिससे उसकी ब्लैक्स के लिए नफरत को देखा जा सकता है। बिना नौकरी के घर चलाना टोनी के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। अगले दिन टोनी को पता चलता है कि एक डॉक्टर को ड्राइवर की जरूरत है और टोनी इंटरव्यू के लिए शहर के मशहूर कार्निगे हॉल के एक आलीशान फ्लैट में पहुंच जाता है। टोनी को पता चलता है कि उसे डॉक्टर डोनाल्ड शर्ली के लिए ड्राइवर का जॉब करना है, जो एक ब्लैक आदमी है और बहुत अमीर है। डोनाल्ड शर्ली के पास साइकोलॉजी और म्यूजिक में डॉक्टरेट की डिग्री है, इसीलिए उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता था। और डॉक्टर डॉन शर्ली एक वर्ल्ड फेमस पियानिस्ट भी हैं। टोनी ने अपने पूरे जीवन में ऐसी शानो शौकत कभी नहीं देखी थी। 1960 के दशक में ब्लैक लोग या तो कपास के खेतों में काम करते थे या फिर कोई छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा करते थे। शर्ली टोनी को बताते हैं कि मैं एक कॉन्सर्ट पियानिस्ट हूँ और मुझे अगले 2 महीने के लिए साउथ अमेरिका के अलग अलग शहरों में कॉन्सर्ट के लिए जाना है, खास करके मिडवेस्ट और डीप साउथ में। वो कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम क्रिसमस तक लौट आएंगे। मिडवेस्ट और डीप साउथ ये वो इलाका है जहां उस समय रेसिज्म बहुत ज्यादा था। इसीलिए शर्ली कहते हैं कि मुझे अपने लिए एक ड्राइवर कम बाउंसर की जरूरत है और इस काम के लिए मैं तुम्हें 1 हफ्ते के $100 दूंगा और तुम्हारा रहना खाना मेरी तरफ से होगा। $100 उस जमाने में एक बहुत अच्छी रकम हुआ करती थी। शर्ली कहते हैं कि इसके साथ साथ तुम्हें मेरे कपड़े आयरन करने होंगे और मेरे शूज भी पॉलिश करने होंगे। टोनी को एक ब्लैक के जूते पॉलिश करना मंजूर नहीं होता और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह टोनी को शर्ली की कॉल आती है। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरे लिए सिर्फ ड्राइवर और बाउंसर की जॉब ही करना। और वो टोनी को हफ्ते के $125 देने के लिए तैयार हो जाते हैं। टोनी को इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वो हाँ कर देता है। अब उन्हें अपने सफर के लिए निकलना होता है। डलोरिस टोनी को कहती है कि मैं तुम्हें मिस करूंगी, तुम मुझे खत लिखना और क्रिसमस तक लौट आना। टोनी शर्ली को पिक करने जाता है, जहां उसके असिस्टेंट उसे एक बुक देते हैं जिसका नाम है ग्रीन बुक। दरअसल 1960 में रेसिज्म इतना ज्यादा था कि काले लोग हर जगह नहीं जा सकते थे। ये बुक ब्लैक लोगों के लिए एक तरह की टूरिस्ट गाइड है, जिसमें उन सभी होटल रेस्टोरेंट्स के एड्रेस होते हैं जिन्हें ब्लैक्स यूज कर सकते हैं, वहां रुक सकते हैं और वहां खाना खा सकते हैं। टोनी हैरान होता है कि क्या ऐसी भी कोई किताब हो सकती है। टोनी और शर्ली अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। टोनी आलतू फालतू की बातें करके शर्ली को बोर करता है। उसकी भाषा बहुत ही अभद्र होती है। वो बात करते हुए गाली गलौज भी करता है, जो उसकी आदत है, जिससे शर्ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रास्ते में कार रोककर टॉयलेट करता है, ड्राइविंग करते हुए चिकन खाता है और स्मोकिंग भी करता है। शर्ली उसे कार में स्मोकिंग करने से रोकते हैं। टोनी उसकी बात मानकर सिगरेट बाहर फेंक देता है। अब वो दोनों शर्ली के पहले कॉन्सर्ट में पहुंच जाते हैं। शर्ली टोनी से कहता है कि यहाँ शहर के जाने माने लोग आए हैं, इसलिए उसे अपनी लैंग्वेज और बिहेवियर पर कंट्रोल रखना होगा। टोनी उसे कहता है कि मैं अंदर नहीं आना चाहता। शर्ली जवाब में उसे कहते हैं कि हाँ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। शर्ली कॉन्सर्ट में इतना बेहतर पियानो बजाते हैं कि सभी इम्प्रेस हो जाते हैं, टोनी भी, जो बाहर से ही शर्ली को पियानो बजाते हुए देख रहा होता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो अपने होटल आ जाते हैं और टोनी अपनी वाइफ को लेटर लिखता है, जिसमें काफी गलतियां होती हैं। वो डेलोरिस को ये भी बताता है कि उसने शर्ली को पियानो बजाते देखा है और शर्ली बहुत अच्छा पियानो बजाता है। अब दोनों अपने अगले सफर पर निकलते हैं। रास्ते में जब वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो वहाँ कुछ जेमस्टोन एक कार्ट पर सेल के लिए रखे होते हैं।
टोनी नीचे गिरा एक स्टोन उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेता है और शर्ली को पता लग जाता है। जब टोनी कार में आकर बैठता है तब शर्ली पूछते हैं कि तुमने वहां से एक स्टोन चुराया है, जिस पर टोनी कहता है कि मैंने उसे चोरी नहीं किया, वो स्टोन नीचे गिरा हुआ था, मैंने तो बस उसे अपना लकी चार्म समझकर रख लिया। वो टोनी को स्टोन वापस करने को या उसके पैसे देने को कहते हैं। टोनी को ना चाहते हुए भी शर्ली की बात माननी पड़ती है। ये आगे बढ़ते हैं और अपने सेकंड कॉन्सर्ट पर पहुंचते हैं। टोनी ऑडिटोरियम में जाता है और देखता है कि यहाँ जो पियानो रखा है वो काफी गंदा है। वो स्टैनवे कंपनी का नहीं है जैसा इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि डॉक्टर शर्ली सिर्फ स्टैनवे कंपनी का ही पियानो बजाते हैं। वहाँ का जेनिटर कहता है कि यहाँ सिर्फ यही एक पियानो है और किसी ब्लैक आदमी को ये पियानो बजाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस बात से टोनी को गुस्सा आता है और वो उस जेनिटर को जोर से थप्पड़ मारता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर शर्ली शाम को कॉन्सर्ट में स्टैनवे कंपनी का पियानो बजा रहे हैं और वहाँ सभी लोग वो धुन एंजॉय करते हैं। शो खत्म होने पर ये अपने अगले कॉन्सर्ट के लिए निकल जाते हैं। टोनी हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि शर्ली ने आज तक कभी KFC का फ्राइड चिकन नहीं खाया। टोनी रास्ते में KFC के आउटलेट से फ्राइड चिकन लेता है और शर्ली को ऑफर करता है। दोनों रास्ते में चिकन एंजॉय करते हैं। दोनों के बीच अब सब ठीक होने लगा है। टोनी के मन में जो ब्लैक्स के लिए नफरत थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। पहले जहां टोनी शर्ली से ढंग से बात नहीं करता था, अब उसके दिल में शर्ली के लिए रिस्पेक्ट है। दोनों रास्ते में बहुत सी बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे को अपने परिवार के बारे में बताते हैं। शाम को वो ग्रीन बुक की मदद से एक होटल पहुंचते हैं जहां उन्हें रात बितानी है। टोनी अपने रूम में रेस्ट करने चला जाता है और शर्ली शराब पीने एक बार में आ जाता है, जहां कुछ गोरे उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। दरअसल इस बार में सिर्फ वाइट लोग ही अलाउड हैं। टोनी को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो भागता हुआ उस बार में जाता है और उन्हें कहता है कि शर्ली को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और वो अपना हाथ पीछे कर लेता है। वो शर्ली को वहां से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। बाहर आकर शर्ली टोनी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सच में गन है। टोनी उसे कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई गन नहीं है, मैं तो सिर्फ ब्लफ कर रहा था, और वो शर्ली को उसके बिना कहीं भी ना जाने को कहता है। अगले दिन वो अपने अगले कॉन्सर्ट में पहुंच जाते हैं जहां इनका बहुत जोरदार स्वागत होता है और डॉक्टर शर्ली इज्जत सम्मान से बैठकर गोरों के साथ खाना खाते हैं और खुशी खुशी अपना कॉन्सर्ट शुरू करते हैं। कॉन्सर्ट के बीच में जब शर्ली वॉशरूम जाते हैं तो उन्हें वाइट लोगों का वॉशरूम यूज करने से रोका जाता है और बाहर एक पब्लिक टॉयलेट यूज करने को कहा जाता है, लेकिन शर्ली अपने होटल जाकर अपना वॉशरूम यूज करते हैं और वापस आकर अपना कॉन्सर्ट पूरा करते हैं। टोनी को ये देखकर काफी गुस्सा आता है कि डॉक्टर शर्ली ऐसे लोगों से पोलाइटली बात करते हैं जो ब्लैक्स की इज्जत नहीं करते, उन्हें अपने से नीचा समझते हैं। टोनी अपनी जर्नी के दौरान डलोरिस को लेटर्स लिखता है क्योंकि वो उसे मिस कर रहा होता है, जिनमें वो बार बार करेक्शंस करता है और उसमें बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। शर्ली उसको लिखता हुआ देखते हैं और कहते हैं कि तुमने डियर की स्पेलिंग गलत लिखी है, इस डियर का मतलब है हिरन। फिर शर्ली उसकी लेटर लिखने में हेल्प करता है और इस रोमांटिक लेटर को पढ़कर टोनी की वाइफ इमोशनल हो जाती है। अब ये अपने अगले कॉन्सर्ट के लिए एक दूसरे शहर पहुंच जाते हैं जहां शर्ली को एक शॉप पर सूट पसंद आता है। वो शॉपकीपर शर्ली को कहता है कि सूट ट्राई करने से पहले उसे इसकी पेमेंट करनी होगी, जबकि वाइट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। शर्ली समझ जाता है कि वो शॉपकीपर रेसिस्ट है। टोनी को गुस्सा आता है पर शर्ली टोनी को शांत रहने का इशारा करता है और वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। उसी शाम टोनी को उसके रूम में कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि डॉक्टर शर्ली को अरेस्ट किया गया है। टोनी जल्दी से वहां पहुंचता है। वो देखता है कि डॉक्टर शर्ली एक गोरे आदमी के साथ न्यूड हालत में बंधा हुआ है। वो समझ जाता है कि शर्ली गे है। टोनी जैसे तैसे ऑफिसर्स को रिश्वत देकर शर्ली को छुड़वा लेता है। अब शर्ली टोनी से नाराज है। शर्ली कहता है ये पुलिस की गलती थी और तुम्हें उन्हें रिश्वत नहीं देनी चाहिए थी। टोनी कहता है कि अगर मैं ये ना करता तो वो तुम्हारा करियर खत्म कर देते, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए और तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो। वो दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। अगली सुबह वो एक दूसरे शहर पहुंचते हैं जहां टोनी को उसके इटालियन दोस्त मिलते हैं, जो ये देखकर चौंक जाते हैं कि टोनी एक ब्लैक आदमी के लिए नौकरी कर रहा है।
वो टोनी से इटालियन भाषा में कहते हैं कि तुम ये जॉब छोड़ दो, हम तुम्हें इससे बेहतर जॉब दिलवा देंगे जहां तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। टोनी कहता है मेरे पास ऑलरेडी जॉब है और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है। उसके दोस्त कहते हैं कि शाम को 8 बजे बार में मिलना, हम बातें करेंगे। शाम को जब टोनी उनसे मिलने जाने लगता है तो शर्ली उसे रोकते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, क्यों ना तुम मेरे ट्रेवल मैनेजर बन जाओ, मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। शर्ली बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, मुझे इटालियन आती है, तुम जॉब मत छोड़ना। जवाब में टोनी कहता है कि मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, जब तक तुम्हारे कॉन्सर्ट खत्म नहीं हो जाते मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, मैं तो बस अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। शर्ली उसे कल के लिए सॉरी कहते हैं और साथ ही उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक्स भी कहते हैं। अब इन दोनों में सब कुछ नॉर्मल है, ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इनका रिश्ता भी अब पहले से काफी मजबूत हो चुका है। सफर के दौरान शर्ली टोनी की डेलोरिस को लेटर्स लिखने में हेल्प करते हैं और डेलोरिस वो लेटर्स पढ़कर अपनी फ्रेंड्स को सुनाती है। उधर टोनी को भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता जब वाइट्स उसे एक ब्लैक आर्मी का ड्राइवर बने देखते हैं और बातें बनाते हैं। यहाँ शो करने के बाद ये अपने अगले सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जोरों की बारिश हो रही होती है जिससे ये गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। तभी पुलिस वाले इन्हें रोकते हैं। वो देखते हैं कि एक वाइट आदमी ब्लैक आदमी का ड्राइवर है, उसके लिए काम कर रहा है। ये बात पुलिस वालों को हजम नहीं होती। वो कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद इस शहर में ब्लैक लोगों का घूमना मना है और वो शर्ली को बाहर आने को बोलते हैं, जिस पर टोनी को गुस्सा आता है। एक पुलिस वाला टोनी का लाइसेंस चेक करता है जहाँ टोनी का पूरा नाम लिखा होता है, टोनी वेल्लेलोंगा। टोनी कहता है कि मैं एक इटालियन हूँ। पुलिस वाला कहता है तभी तुम एक ब्लैक के लिए गाड़ी चला रहे हो, मुझे लगता है कि तुम हाफ नीग्रो हो। टोनी जो पहले ही गुस्से में था ये बात सुनकर भड़क जाता है और पुलिस वाले को पंच मारता है, जिससे उन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। शर्ली कहते हैं कि मुझे मेरे वकील से बात करनी है और ये मेरा अधिकार है और उसे कॉल करने दिया जाता है। शर्ली वापस लॉकअप में आकर टोनी को डांटते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे किए की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, तुम्हारी वजह से मेरा अगला शो मिस होगा और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपना टेम्पर लूज किया, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। तभी इन्हें गवर्नर का फोन आता है जो उन पुलिस वालों को कहता है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। पुलिस वालों को ना चाहते हुए भी इन्हें छोड़ना पड़ता है। टोनी पूछता है कि तुमने किसे कॉल की थी। शर्ली कहते हैं यूएस अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी को। आपको बता दें कि रॉबर्ट फ्रांसिस कैनेडी जो उस समय के बहुत बड़े वकील और पॉलिटिशियन थे, ब्लैक्स को उनका हक दिलवाना चाहते थे। शर्ली अभी भी टोनी पर गुस्सा है। वो कहते हैं कि तुमने पुलिस वालों पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, जिस पर टोनी कहता है कि उन्होंने हमें बारिश में कार से बाहर निकाला इसीलिए मैंने उसे मारा। शर्ली कहते हैं कि नहीं, तुमने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने तुम्हें हाफ नीग्रो कहा। उनकी बातचीत एक आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। शर्ली कहते हैं कि उसे पूरी जिंदगी ब्लैक कहकर पुकारा गया है और तुम इसे एक बार भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस पर टोनी कहता है कि तुम एक अमीर आदमी हो, मैंने गरीबी देखी है, मैं सड़कों पर रहा हूँ, मेरी दुनिया तुमसे ज्यादा काली है, तुम्हें नहीं पता हम गरीब लोगों की पीड़ा क्या है, तुम अपने ब्लैक लोगों के संघर्षों के बारे में कुछ नहीं जानते। ये सुनकर शर्ली टोनी को कार रोकने को कहते हैं और गुस्से में बारिश में कार से उतर जाते हैं। टोनी उन्हें रोकने उनके पीछे जाता है। शर्ली कहते हैं कि हाँ मैं अमीर हूँ, हाँ मेरे पास बहुत पैसे हैं, हाँ ये सभी लोग मुझे पियानो बजाने के बहुत पैसे देते हैं, पर जैसे ही मैं स्टेज से उतरता हूँ मैं इन अमीर वाइट लोगों के लिए बाकी ब्लैक लोगों की तरह हो जाता हूँ। ना मुझे ये वाइट लोग एक्सेप्ट करते हैं और ना ही मेरे अपने ब्लैक लोग मुझे अपनाते हैं, क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए भी काफ़ी अमीर हूँ। और तो और होमोसेक्सुअल होने के कारण मैं तो इंसान भी नहीं हूँ, तो कौन हूँ मैं। यहाँ टोनी को शर्ली के दिल में छिपे दर्द का एहसास होता है और वो अपने दिल से उससे माफ़ी मांगता है। उसके बाद वो दोनों रात को एक मोटेल में स्टे करते हैं और टोनी अपनी वाइफ को लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरे जीवन में खुशियां हैं और तुम्हारी वजह से ही मेरे घर में सभी खुश हैं। शर्ली उसकी लेटर पढ़कर खुश होते हैं और कहते हैं कि ये ठीक है, इसे पोस्ट कर सकते हो। अगले दिन शर्ली का लास्ट कॉन्सर्ट होता है। यहाँ उसका बहुत बढ़िया स्वागत किया जाता है। उसकी कार को गेस्ट ऑफ ऑनर के स्पॉट पर पार्क किया जाता है, पर सच्चाई यहाँ भी नहीं बदलती।
उन्हें एक छोटा सा ड्रेसिंग रूम दिखाया जाता है जिस पर शर्ली कोई कंप्लेंट नहीं करते। जब वो डाइनिंग रूम में खाना खाने जाते हैं तो उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता। उन्हें कहा जाता है कि हमारे क्लब का रूल है कि ब्लैक्स यहाँ डाइनिंग रूम में खाना नहीं खा सकते। शर्ली देखते हैं कि वहाँ गोरे लोग खाना खा रहे हैं जो सभी उसी का ही शो देखने के लिए आए हैं। शर्ली मैनेजर से कहता है कि या तो मैं यहाँ खाना खाऊंगा या आज मैं यहाँ परफॉर्म नहीं करूंगा। वो मैनेजर टोनी को साइड में ले जाकर कहता है कि मैं तुम्हें $100 दूंगा अगर तुम शर्ली को मना लो यहाँ परफॉर्म करने के लिए। टोनी को भी गुस्सा आता है और वो उस मैनेजर को कॉलर से पकड़ लेता है। तभी शर्ली आकर टोनी को रोकते हैं और कहते हैं कि टोनी तुम डिसाइड करो, अगर तुम कहोगे तो मैं यहाँ कॉन्सर्ट करूंगा। टोनी कहता है कि नहीं, हम यहाँ से चलते हैं। और ये सुनकर मैनेजर घबरा जाता है। वो उन्हें मनाने उनके पीछे भागता है और वहाँ ब्लैक वेटर्स को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। वहां से निकलकर वो दोनों एक बार में जाते हैं जहां सभी ब्लैक लोग होते हैं। वो सभी टोनी को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वहां कोई व्हाइट मैन नहीं आता। शर्ली अपना कैश निकालते हैं और वेट्रेस से कहते हैं कि जो भी तुम्हारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है ले आओ। वो वेट्रेस इम्प्रेस होकर पूछती है कि तुम क्या करते हो, जिस पर टोनी जवाब देता है कि ये दुनिया के बेहतरीन पियानो प्लेयर हैं। वो वेट्रेस उनसे पियानो बजाने की रिक्वेस्ट करती हैं। शर्ली वहाँ बहुत बेहतरीन पियानो बजाते हैं जिससे सभी नीग्रोज झूम उठते हैं और शर्ली को यहाँ पियानो बजाकर बहुत मजा आता है। वो कहते हैं कि हमें महीने में कम से कम एक बार ऐसे करना चाहिए। शर्ली चाहते हैं कि टोनी क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ मनाए, इसलिए वो कहते हैं कि हमें चलना चाहिए। तभी टोनी अपनी गन निकालता है और हवा में 2 फायर करता है। दरअसल 2 चोरों ने बार में देख लिया था कि शर्ली के पास बहुत पैसे हैं और वो उन्हें लूटना चाहते थे। गोलियों की आवाज सुनकर दोनों चोर भाग जाते हैं। शर्ली कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था तुम्हारे पास गन है, और टोनी कहता है कि तुम बार में अपने पैसों को ऐसे मत दिखाया करो। अब ये दोनों यहाँ से न्यूयॉर्क के लिए निकलते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्रिसमस की शाम तक घर पहुँच जाएं। रास्ते में बहुत बर्फ पड़ रही होती है और गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा होता है। शर्ली टोनी को कहते हैं कि तुम अपना लकी स्टोन निकालकर डैशबोर्ड पर रख दो, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और टोनी ऐसा ही करता है। शर्ली को पता था कि वो पत्थर अभी भी टोनी के पास है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। इन दोनों के बीच जो भी भेदभाव था वो अब खत्म हो चुका है और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। बर्फबारी में कई घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद अब टोनी थक गया होता है, पर शर्ली चाहते हैं कि टोनी क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ मनाए जो उसका वेट कर रही है। इसीलिए वो टोनी को पीछे सुलाकर खुद गाड़ी चलाकर न्यूयॉर्क टोनी के घर पहुंचते हैं। टोनी कहता है कि तुम भी हमारे साथ क्रिसमस मनाओ, लेकिन शर्ली उसे मैरी क्रिसमस कहकर अपने घर आ जाते हैं। टोनी की फैमिली और उसके दोस्त टोनी को देखकर बहुत खुश होते हैं। डिनर पर टोनी अपने ट्रिप के बारे में बताता है, जिस पर टोनी का भाई शर्ली को एक ब्लैक कहता है, जिससे टोनी को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। डेलोरिस को ये देखकर अच्छा लगता है कि टोनी बदल गया है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शर्ली अपने घर पर बिल्कुल अकेला है। टोनी भी उदास है क्योंकि वो चाहता था कि शर्ली क्रिसमस पर उसके साथ रहे। तभी डोरबेल बजती है और टोनी देखता है कि दरवाजे पर शर्ली खड़ा है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है, उसे गले से लगा लेता है और उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है। पहले तो सभी चौंक जाते हैं, पर बाद में सभी शर्ली का वेलकम करते हैं। टोनी उसे डेलोरिस से मिलवाता है। शर्ली उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसने भी 2 महीने टोनी के बिना गुजारे थे। डेलोरिस उसे गले से लगाती है और उसके कान में कहती है थैंक्स उन लेटर्स के लिए जो तुमने टोनी से मेरे लिए लिखवाए थे। डेलोरिस को पता था कि ये लेटर शर्ली ने ही टोनी से लिखवाए हैं। ये सुनकर शर्ली को भी अच्छा लगता है और वो मुस्कुरा देता है, और यही ग्रीन बुक की सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। फिर दिखाते हैं रियल डॉक्टर डोनाल्ड शर्ली और टोनी लिप को, जो उसके बाद जिंदगी भर बहुत अच्छे दोस्त रहे और 2013 में ही कुछ महीनों के अंतराल में दोनों की डेथ हो गई थी। ये कहानी हमें बताती है कि भगवान ने हम सभी को एक सा बनाकर भेजा है। अगर ऐसा ना होता तो हमारे खून का रंग और हमारे आंसुओं का रंग एक सा ना होता। शर्ली के लिए टोनी की दोस्ती ऐसी थी जैसे शिखर दोपहर में बारिश की 2 बूंदें पड़ने से धरती को जो ठंडक मिलती है, ठीक वैसे ही शर्ली को भी एक नया परिवार मिलता है। दोस्तों, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। हमें अपने जीवन में आए हर इंसान के साथ ऐसे रहना चाहिए जैसे ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। आज के लिए अलविदा, मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ।